गुड इवनिंग सभी बच्चों को। नमस्ते। हालचाल पूछने के बजाय तो ये पूछना चाहिए आज कौन सी क्लास कर रहे हो, मतलब कितनी कर रहे हो, दूसरी, पांचवी, आठवीं, छठी। क्यों भाई, अभी तो यही दौर चल रहा है। बट कोई बात नहीं, ये जो टफ दौर है इसी से आपको कुछ अच्छा मिलेगा। क्लासेस हैं, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है अभी, अपना पढ़ने को टाइम नहीं मिल रहा होगा। एटलीस्ट क्लास की चीजें तो पढ़ने को टाइम, क्लास में तो पढ़ने को मिल रहा है ढेर सारी चीजें, है ना, तो वो पढ़ो। जब ये खत्म हो जाएगा तो अपने से भी आप ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे। चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? योगेश भाई कह रहा है पांचवी क्लास है, ये छठी क्लास लेने जा रहा है। आप लोग के हिम्मत को सलाम है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आप जो कोशिश कर रहे हैं इस कोशिश का कुछ अच्छा परिणाम जरूर निकलेगा, डोंट वरी। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोग क्लास लेने में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्लास लेने में मेहनत कर रहे हैं मतलब क्लास में जो चीज पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ रहे हैं ना आप हमारे साथ, तो वो तो यहाँ जा ही रहा है। एक दो बार और रिवाइज करेंगे तो पक्का हो जाएगा, क्या दिक्कत है ना। चलिए करते हैं। तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस में लास्ट टर्न पे हमने एक इंपॉर्टेंट बात देखा था कि जो अपना कर्व स्फेरिकल मिरर है उसका जो फोकस है वो हमेशा जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट पे डिपेंड करता है। उसका हमने एक जनरल एक्सप्रेशन भी निकाला था, है ना। और फिर उसमें एजम्पशन निकाला था कि अगर पैरेक्सियल रेज होंगी विच आर वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, उससे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बहुत कम हो जाएगा, तब जाके एफ इक्वल टू आर बाई टू आएगा। ठीक है, फिर जाके आपका जो है एफ इक्वल टू आर बाई टू आएगा। क्लियर है बच्चों? तो अब अगर मैं यही बात आपको पैराबोलिक के लिए बोलूं, ठीक है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए पैराबोलिक सरफेस, वो भी मिरर टाइप ही होगा। तो अगर वो भी मिरर टाइप होगा तो उसमें हम देखें जरा कि क्या पैराबोलिक जो मिरर है, क्या जो पैराबोलिक मिरर है वो कैपेबल है कि सारे पैरेलल रे को जो है एक जगह पे जो है कन्वर्ज कर दे, जिसको हम फोकस कहेंगे। तो क्या पैराबोलिक मिरर पॉसिबल है कि पैराबोलिक मिरर के लिए हम ये बोल सकते हैं कि सारे पैरेलल लाइट रे उसके एक्सिस से सारे पैरेलल लाइट रे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है कन्फाइंड हो जाएंगे, जिसको आप फोकस नाम देते हो, पैरेलल लाइट रे। ठीक है, तो अब देखिए इस पे बात करते हैं। तो इसके लिए मान लीजिए आपको एक कोई पैराबोलिक मिरर ले लेते हैं। तो हमारे पास कोई एक पैराबोलिक मिरर है, और ये उसकी एक्सिस है। तो अपना पैराबोलिक मिरर है मान लो, ऐसा कोई पैराबोलिक मिरर है और इसकी जो एक्सिस है ठीक है, ये है मान लो। ठीक है, तो ये जो पैराबोलिक मिरर है इसकी जो एक्सिस है वो है वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स, कुछ भी मान लेते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स। ठीक है, ये पैराबोलिक मिरर की इक्वेशन है, उल्टा लिख दिया है,
अगर y इधर बनाया है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई, ये सही है क्या? वाई एक्सिस है ना हमारी, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वाई ये लिख सकते हैं। अब इसमें हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वाई, तो इसकी एक्सिस तो वाई एक्सिस ही होगी ना, और अगर कोई वाई स्क्वायर वाला लेते हो तो वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, डिपेंड करेगा कि आप एक्सिस कैसे ले रहे हो, है ना। वाई स्क्वायर अगर इसको एक्स एक्सिस ले रहे हो तो आप ये इक्वेशन भी लिख सकते हो, वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स, तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कौन सी एक्सिस ले रहे हो, ठीक है, तो ये कौन सी एक्सिस ले रहे हो इस पे डिपेंड करेगा। ये क्लियर है? बोलो भाई, कौन सी एक्सिस ले रहे हो इसी पे डिपेंड करेगा, पहले ये क्लियर है कि नहीं बताइए। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स मैंने अगर लिया है, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वाई, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वाई ले लूंगा, तो ये वाली इसको आपको मानना पड़ेगा वाई। अगर मैं ये ले लेता हूं वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स, तो समझ लो कि ये एक्स एक्सिस है ना, और ये अपनी वाई एक्सिस है। आप कैसे भी मान सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी मान सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्लियर है सभी को? तो हमने अगर y को इधर माना है, ठीक है, तो समझ गए ना, कोई भी मतलब क्वेश्चन आपको कोई भी दिया जा सकता है, अगर मैं ये y मानूंगा तो तब आप ये लिख सकते हो, अगर इसको x मानूंगा तो ये लिख सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं कह रहा हूं कि दोनों के लिए आप प्रूफ कर सकते हो, तो मैं फाइनली जो है ये अपना y ले लेता हूं और ये x, तो कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो जब मैंने ये माना है तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वाई। अब तो कोई ठीक है, मैंने मेंशन कर दिया उसके अकॉर्डिंग ये, ठीक है। डायग्राम के हिसाब से भाई ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये हमेशा वाई एक्सिस हो, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो डायग्राम पे मत जाइएगा, पढ़ लीजिएगा कि इधर वाई है कि इधर एक्स है, यही मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। चलिए, तो अब मान लेते हैं हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट एनी रे parallel to y axis intersect at focus। तो एनी रे पैरेलल टू वाई एक्सिस हमेशा जो है फोकस पे इंटरसेक्ट करेगा, ये आपको मान लीजिए प्रूफ करना है। तो प्रूफ करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक लाइट रे आ रही है और वो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, और सॉरी पैरेलल टू पैराबोलिक एक्सिस है। पहले तो इसको मिरर बना दो, बहुत सारे मेथड हैं आपके पास, ज्यादा अच्छे मेथड होंगे मुझसे, क्योंकि आप मैथ्स में कोनिक सेक्शन पढ़ते हो, तो सो मेनी गुड मेथड्स यू हैव। मान लीजिए आपके पास कोई लाइट रे आ रही है, ऐसे पैरेलल आई इसके, ठीक है, ये पैरेलल आ गई, और फिर जो है कहीं से रिफ्लेक्ट होगी। तो रिफ्लेक्ट कैसे होती है लाइट रे? कैसे? नॉर्मल से रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो नॉर्मल से रिफ्लेक्ट होती है, तो नॉर्मल से रिफ्लेक्ट करा दो, ये अपना नॉर्मल होगा, कहीं पे इसका अपना कोई नॉर्मल होगा, ये इसका नॉर्मल होगा, है ना। और नॉर्मल से फिर ये उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो मान लो ऐसे ये रिफ्लेक्ट हो जा रही है कहीं, ठीक है।
तो नॉर्मल से आई लाइट रे ऐसे आ रही है और ऐसे कहीं रिफ्लेक्ट हो जा रही है। ये हम बोल रहे हैं कि हमें प्रूव करना है। तो मान लीजिए ये पैराबोला का फोकस है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, ये अपने पास ओ है, ठीक। अब ये बताओ कि अगर ये नॉर्मल है तो इस पे अगर आप कोई टेंजेंट खींच रहे हो, इस पे अगर आप कोई टेंजेंट खींच रहे हो तो ये इसके नॉर्मल ही होगा। जो भी अगर आप टेंजेंट खींचोगे ये टेंजेंट होगा इस पे। तो ये जो टेंजेंट होगा है ना, ये एक तरीके से dy बाई डी एक्स होगा, जिसको आप tan थीटा बोल सकते हो। और ये जो स्लोप, ये टेंजेंट जो एंगल बनाएगा थीटा, यही तो थीटा होगा, ठीक है। तो यहां पे dy बाई डी एक्स tan थीटा हो जाएगा। और इसके बाद अब देखो क्या होगा, इसके बाद आपके पास ये कुछ थीटा है, तो आप प्रूव कर सकते हो कि ये हमारे पास ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, तो ये 90 माइनस थीटा होगा भाई। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगी? थीटा, क्योंकि ये टेंजेंट और ये नॉर्मल, तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। अब आप देखो कि एक आपको दिखता है, थोड़ी ज्योमेट्री लग रही है, बाकी और भी अच्छे मेथड्स हो सकते हैं, मैं नहीं जानता। वो यहां पे मान लीजिए ए ले लेता हूं, ये बी, बहुत आप लोगों को ज्यादा पता होगा, आप पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स भी बनाते हो इसका, है ना, पैराबोला का, और वहां से भी बहुत सारी चीजें करते हो। तो आप थीटा और यहां पे अपने पास 90 माइनस थीटा, ये सबको क्लियर हुआ। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। अच्छा, ये नॉर्मल और ये टेंजेंट, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, क्योंकि नॉर्मल और टेंजेंट आपस में 90 होंगे, ठीक है। तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया नॉर्मल के अबाउट, तो रिफ्लेक्शन भी थीटा ही होगा। अच्छा, अब ये देखो कि ये जो ट्रायंगल है, ये दो पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल, तो ये अगर 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा होगा। एंगल सबको जज हो गया भाई, एंगल सभी बच्चों को जज हो गया कि अपने पास ये दो पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल, तो ये अगर 2 थीटा है तो ये भी अपना क्या होगा? 2 थीटा, ठीक है। तो यहां पे अपने पास इसको अगर आप एफ बोल रहे हो तो फोकल लेंथ अपना यही होगा। हमें यही प्रूव करना है कि सारी लाइट रे जो इस नेचर की हैं, जो पैरेलल टू पैराबोला है एक्सिस के, वो जो है हमारी यहां पे क्या करे? कन्वर्ज करे। तो देखो, ये अगर अपने पास एफ है और ये डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा कि ये कुछ, अगर आप इसे x ले लेते हो, ये मान लो x है और ये y है, तो आप बता सकते हो ना कि अगर ये y होगा और ये 2 थीटा है, तो यहां से आप एक रिलेशन निकाल सकते हो। ये x कॉमा y कोऑर्डिनेट्स हैं, जो पॉइंट जहां पे आपने टेंजेंट खींचा है ये x कॉमा y है कोऑर्डिनेट, है ना, a पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x कॉमा y। तो आप मुझे बताओ कि ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? f माइनस वाई, ये डिस्टेंस हो जाएगा f माइनस वाई, और ये डिस्टेंस अपना x है, मानते हो कि नहीं? तो आप यहां से AF बता सकते हो, एक रिलेशन निकाल सकते हो, tan 2 थीटा इन ट्रायंगल FB A, tan 2 थीटा इज इक्वल टू x अपॉन f माइनस वाई, tan 2 थीटा इक्वल टू x अपॉन f माइनस वाई, ठीक है। तो अब यहां से देखो, हमें y अगर हम निकालें तो यहां से हमारे पास आएगा f माइनस वाई इज इक्वल टू x अपॉन tan 2 थीटा, ठीक है। तो हमारे पास f क्या आएगा? हमें f चाहिए, तो y प्लस एक्स tan 2 थीटा, y प्लस एक्स tan 2 थीटा। पहले यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? देख लीजिए, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है भाई? अब हमें पता है कि y की वैल्यू जो है x के टर्म्स में, हमें पता है y की वैल्यू हम x के टर्म्स में पुट कर देंगे
और tan 2 थीटा को ब्रेक कर देंगे। और tan 2 थीटा, ये जो थीटा है हम निकाल भी सकते हैं, जो आपने अभी इसको टेंजेंट खींचा था, तो dy बाई डी एक्स एक रिलेशन यहां से मिलेगा इक्वल टू tan थीटा। और इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो tan थीटा हमारे पास क्या आएगा, इट इज इक्वल टू 2kx। देख लो, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई के है, तो 2x अपॉन, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो d बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई के। तो tan थीटा हमारे पास आएगा 2x बाई के, tan थीटा आ जाएगा 2x बाई के। ये क्लियर है सभी को? f माइनस वाई कैसे आया, ये पूरा f है, ये पूरा f है, और ये 0,0 लिया है आपने। ये कोऑर्डिनेट जो a पॉइंट पे जहां टेंजेंट खींचा है आपने, इसी को x, y लिया है, तो ये डिस्टेंस y है। ये कोऑर्डिनेट है ना ओरिजिन से, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x, y कोऑर्डिनेट है, तो ये y हो गया, ये x हो गया, और ये पूरा f है, तो ये क्या हुआ, f माइनस वाई। आई थिंक क्लियर होगा सभी को, आई थिंक सभी को क्लियर होगा। तो अब आपको tan थीटा भी पता चल चुका है x के टर्म्स में, और y भी आपको x के टर्म्स में पता है, तो आप f इज इक्वल टू y को लिख सकते हो एक्स स्क्वायर बाई के प्लस ये x, और tan 2 थीटा को हम फॉर्मूले में लिख सकते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसको ऊपर ले जाओ, एक्स स्क्वायर बाई के प्लस एक्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 tan थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू 2x बाई के पुट कर दो, tan थीटा की वैल्यू 2x बाई के पुट कर दो, और वहां से सॉल्व कर लो। यहां पे tan थीटा की वैल्यू 2x बाई के पुट कर दो और सॉल्व कर लो, बताओ क्या आ रहा है। जल्दी बताइए क्या आ रहा है आपको f। तो यहां से अपने पास tan थीटा की वैल्यू हमारे पास कितना है 2x बाई के, और फाइनली सॉल्व कर लो। किसी ने आंसर नहीं दिया, मतलब मुझे ही करना है। तो यहां पे इसका मतलब हो गया अपने पास x बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, वो हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर अपॉन में 2 और 2 मिलके फिर से हो जाएगा 4x अपॉन के, 4x अपॉन के। तो देखो जरा क्या आ रहा है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास f आ जाएगा 4x क्यूब बाई के स्क्वायर, है ना, 4x क्यूब बाई के स्क्वायर, और यहां से ओपन करोगे तो माइनस 2 tan थीटा, ये 2, अच्छा tan स्क्वायर को स्क्वायर किया तो 4x स्क्वायर बाई के स्क्वायर, और ये 2 कहां पे है, ये 2 नहीं है, गलत किया है मैंने यहां पे, ये 2 नहीं है, यहां 2 नहीं है, यहां x है, ये x है भाई। तो 4x क्यूब बाई के स्क्वायर, ठीक है, और प्लस x 4x क्यूब बाई के स्क्वायर प्लस x माइनस 4x क्यूब बाई के स्क्वायर। फोर एक्स क्यूब बाई के स्क्वायर अपॉन में 4x बाई के, तो ये कैंसिल हो गया, x से x भी कैंसिल हो गया, तो फाइनली f मिलता है
k/4, f मिलता है हमें k/4। चेक करना भाई रिजल्ट, f मिलता है हमें k/4। बहुत बढ़िया भाई विनय, बहुत बढ़िया, विनय का आंसर सही है, k/4 आता है। इससे आपने क्या सीखा? आपने इससे ये सीखा कि जो अपना पैराबोलिक मिरर है, जो अपना पैराबोलिक मिरर है, उसकी कोई भी लाइट रे जो फोकल लेंथ है वो f जो आप यहां पे निकाल रहे हो k/4, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? किसी पे नहीं डिपेंड कर रहा है, ना ही x पे, ना ही y पे, ना थीटा पे, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है वो। अगर वो कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा पैराबोलिक मिरर में ये हमेशा ट्रू होगा कि कोई भी लाइट रे पैरेलल टू इट्स एक्सिस होगी तो हमेशा जो है वो कहां पे करेगी? कन्वर्ज फोकस पे। जबकि स्फेरिकल मिरर में हमने देखा था नहीं करता था, केवल पैरेक्सियल रेज जो है हम एजम्पशन से मानते थे कि जो पैरेक्सियल रेज है वही केवल फोकस पे करेगी। तो शायद सभी बच्चों को स्फेरिकल मिरर और पैराबोलिक मिरर का नेचर समझ में आ गया, फोकस का क्लियर हो गया। ठीक है, तो f अपने पास आएगा k/4। तो ये मैंने आपको मैथ से बता दिया, और भी मेथड हो सकता है। ठीक है, इसको विदाउट मैथ्स भी हम कर सकते हैं, लॉजिक से भी कर सकते हैं। ये पूरी बात को हम एक लॉजिक से भी जस्टिफाई कर सकते हैं। भाई पूरा डेरिवेशन आपको याद नहीं रखना है, लेकिन हाँ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं पैराबोलिक के भी, तो अप्रोच याद रखिएगा, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, अप्रोच याद रखिएगा, या फिर ये रिजल्ट आपको मतलब फायदा करेगा, ऐसा नहीं है, ये रिजल्ट आपको फायदा करेगा, मानते हो कि नहीं? तो मैं तो ये बोलूंगा कि ये रिजल्ट मान लो ज्यादा फोकस पूछ ले अगर पैराबोलिक का, तो आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके और कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो ना, और वहां से आप बता सकते हो, तो ये रिजल्ट आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलिए, तो अब मैं कह रहा हूं कि द सेम रिजल्ट है ना, द सेम रिजल्ट कैन बी प्रूव बाय फिजिक्स ओनली। उसके लिए आपको एक लेकिन प्रिंसिपल जानना होगा, वो है अपना फर्मेट। अगर केवल फिजिक्स से आप इसको प्रूव करना चाहेंगे कि पैराबोलिक मिरर में हमेशा फोकस पे आता है, पैरेलल रेस हमेशा फोकस पे आती है, इसके लिए आपको एक छोटा सा प्रिंसिपल जानना पड़ेगा, वो है फर्मेट प्रिंसिपल। ठीक है, थोड़ा सा जान लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा जानने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, फर्मेट प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी लाइट रे हमेशा जो है शॉर्टेस्ट द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय ए लाइट रे है ना बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब एक्चुअल पाथ ले ऐसे लिख सकते हो, एक्चुअल पाथ है ना, बिटवीन एनी 2 पॉइंट द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय ए लाइट रे बिटवीन एनी 2 पॉइंट इज द पाथ in which light ray take minimum time to cover. Light ray take minimum time to cover, take minimum time between the 2 point. तो ये एक प्रिंसिपल है, लाइट हमेशा जो है, ठीक है सही कह रहा हो भाई। तो अब जो है भाई कहता है स्कूल के प्रिंसिपल के बाद सारे प्रिंसिपल बेस्ट हैं, ऐसा नहीं है।
कुछ दिन बाद आपको जो है 10 साल बाद वही स्कूल के प्रिंसिपल भी आपको अच्छे लगेंगे। जब दो दोस्त मिलेंगे तो आप कहोगे अबे यार वैसा था वैसा था, सही तो था। तो एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय ए लाइट रे बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज द पाथ इन विच लाइट रे टेक मिनिमम टाइम टू क्या है मिनिमम टाइम, लाइट रे टेक मिनिमम टाइम बिटवीन द टू पॉइंट्स, टू मिनिमम टाइम। ठीक है, तो मिनिमम टाइम को लेना पड़ेगा। जैसे कि मान लो आपके पास कोई दो पॉइंट है, मान लो आपके पास कोई दो पॉइंट है ए और बी। हालांकि ये ए और बी, अब लाइट रे आपकी ए और बी से किसी भी पाथ से जा सकती है, यहां से जा सकती है, यहां से जा सकती है, लेकिन जो पॉसिबल इसका पाथ होगा लाइट का वो ये वाला होगा, क्योंकि ए से बी जाने में आप सभी को पता है मीडियम सेम है तो वेलोसिटी हमेशा सेम ही रहेगी। तो ए से बी जाने में इसको मिनिमम टाइम लगेगा, तो ये पाथ वो प्रेफर करेगी लाइट रे इन दोनों में, है ना। एक होगा अपना ये सी और ये डी, है ना। तो इसमें आप बोल सकते हैं कि लाइट टेक पाथ ए बी इंस्टेड ऑफ ए सी बी और ए डी बी। ठीक है, ये प्रिंसिपल होता है लाइट का। ठीक है, अरे नहीं भाई कुछ भी मत बोल दो मेरे भाई, क्या बोले जा रहे हो, कंजर्वेटिव इन नेचर क्या बोल रहे हो लाइट को नया फिजिसिस्ट बन जाओगे। कंजर्वेटिव इन नेचर कहाँ है यार, हाँ वो तो वर्क डन से होता है, टाइम से थोड़ी होता है, वर्क डन से होता है। ऐसा ना करो यार, डरा रहे हो तुम। तो अब इसी चीज को अगर आप प्रूव भी करना चाहें तो बेसिक से प्रूव कर सकते हो। मान लो हमारे पास कोई एक लाइट रे है, वो यहां मिरर से रिफ्लेक्ट होने जा रही है। अगर ये जानते हो तो आप इसको आगे रीजनिंग में आप यूज कर सकते हो, इसलिए बता रहा हूं। कोई लाइट रे मान लो अपने पास आई यहां से, उसको यहां से रिफ्लेक्ट होके और ये यहां पे गई। इस पे कोई पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए आपके पास ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है मान लीजिए यहां पर बी, है ना। और ये ऐसा आप काइनेमेटिक्स में भी किए हो, तो यहां पे अपने पास अगर ये h1 है, ये डिस्टेंस अपना h1 है और ये डिस्टेंस अपना h2 है, और हमें नहीं पता कि इसने कहां पे स्ट्राइक किया है। टोटल मिरर का टोटल लेंथ जो है L ले लेते हैं। ठीक है, मिरर का टोटल लेंथ L है मान लो, तो यहां से मान लेते हैं कि ये कितने पॉइंट पे, और ये A और B तक ही लेते हैं केवल हम, कि ये A से यहां जा रही है, यहां पहुंचना है इसको, यहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये H1 ले लो, ये H2 ले लो, ये मान लो अपने पास कुछ x है और ये अपने पास कुछ d माइनस x है। इन दोनों के बीच की दूरी हमारे पास d है। तो ऐसे बहुत सारे पॉसिबल वे हो सकते हैं ना लाइट को वहां जाने के लिए। बोलो भाई, लाइट को जाने के लिए बहुत सारे पॉसिबल वे हो सकते हैं कि नहीं। लाइट रे ए से बी कैसे जाएगी, रिफ्लेक्ट करके जाना है मान लो, तो वो लाइट रे ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है। ठीक है, किसी भी तरीके से जा सकती है। ठीक है, किसी भी तरीके से जा सकती है। तो अब यहां पे अरे कर्व सरफेस की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आपको जनरल अभी एक कोई भी केस लेकर फर्मेट प्रिंसिपल बता रहा हूं, फिर आएंगे अभी कर्व सरफेस पे, मत परेशान हो। अभी मैं आपको जनरल क्या है फर्मेट प्रिंसिपल ये बता रहा हूं। ये इसका स्टेटमेंट लिखा और इसको बेसिक से प्रूव कर रहा हूं। समझ गए सभी लोग। तो लाइट रे कुछ भी अपना पाथ ले सकती। क्या कह रहे हो, लाइट रे ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन सेम मीडियम।
तो वैसे ही स्ट्रेट हो जाएगी। अरे नहीं भाई, वो तो बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मीडियम सेम रहेगा तो लाइट रे प्रेफर स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन क्यों करेगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए, वही प्रूव हो रहा है। वो क्यों स्ट्रेट लाइन करेगी, ये तो आप मान के कैसे प्रूव कर सकते हो? यही तो हमें प्रूव करना है कि लाइट ऑलवेज फॉलो स्ट्रेट लाइन पाथ। क्यों? क्योंकि वो उससे मिनिमम टाइम में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंच सकती है। तो यही चीज हम प्रूव करने जा रहे हैं। कैसे, देखिए, और इसी फर्मेट प्रिंसिपल से आप जो है रिफ्लेक्शन भी प्रूव कर सकते हो। इसी फर्मेट प्रिंसिपल से आप रिफ्लेक्शन, मैं बस एक आपको इसका एप्लीकेशन बता रहा हूं कि इसी फॉर्मेट प्रिंसिपल से आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो अभी हमने किया है उसे आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है, कैसे? देखो, ये अपने पास मान लो अब θ1 है, ये अपने पास θ2 है। ठीक है, तो आप इजिली बता सकते हो मिनिमम, मतलब मैं उल्टा कर रहा हूं, अब मैं उल्टा कर रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में जब जाएगी तो लाइट जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में हमेशा, सॉरी, शॉर्टेस्ट टाइम को लेगी। तो अगर ऐसा है तो लाइट सारे प्रिंसिपल को फॉलो करे, तो ये जो प्रिंसिपल है ये रिफ्लेक्शन को प्रूव करना चाहिए इसको। अगर लाइट जो है, हम ये मान के चल रहे हैं कि ए से बी जाना इसका शॉर्टेस्ट टाइम है, कोई इस वाले अगर एक्स पे और ये d-x है, तो उल्टा हम प्रूव कर रहे हैं कि अगर ऐसा फॉर्मेट को मानते हैं तो रिफ्लेक्शन प्रूव कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो यहां पे अपने पास, यहां से आप क्या बोल सकते हो? टाइम, इसे आप ओ ले लो। तो टोटल टाइम टेकन TAOB को हम लिख सकते हैं ना TOA प्लस TOB। ठीक है, कोई भी मीडियम हो सकता है, उसमें स्पीड मैंने v ली है, आगे आप पढ़ेंगे, है ना। मीडियम कोई भी है उसमें v है, जरूरी नहीं है कि वो एयर होगा, एयर में c होगा। तो अगर एयर लेंगे तो आप c ले लीजिएगा। तो TAOB आप ये लिख सकते हो। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट योर TOA, जरा बताओ ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस अपने पास हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये हो जाएगा h1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर रूट अपॉन में v, और ये हो जाएगा TOB क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने पास h2 स्क्वायर प्लस d-x स्क्वायर अंडर रूट v। यही तो टोटल टाइम होगा भाई, TAOB। बताओ अब हमें क्या करना है? ये टाइम जो है मिनिमम होना चाहिए, ये टाइम हमारा मिनिमम होना चाहिए। तो ये टाइम फॉर T टू बी मिनिमम और TAOB टू बी मिनिमम, टू बी मिनिमम, है ना, हम फॉर्मेट मान रहे हैं। तो d/dt ऑफ TAOB, इसको डिफरेंशिएट करो, मैक्सिमम मिनिमम लगा के जीरो करो। जब आप ऐसा करोगे तो ये डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा? देखिए, 1/2 अंडर रूट h1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू 2x, है ना, इंटू, सॉरी, ये टाइम dx होगा ना, x का फंक्शन है, ये x का फंक्शन है भाई, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये यहां भी गिर सकता है, ये यहां भी गिर सकता है और ऐसे जा सकता है, ये यहां गिर सकता है, ऐसे जा सकता है। तो आपने x को वेरी कराया है ना, आपने जो है x को वेरी कराया है। ये क्लियर है? x आपका वेरिएबल है, ये शायद सभी को क्लियर होगा। x अपना क्या है? वेरिएबल है, ये सभी को क्लियर है। तो x इज आवर वेरिएबल, x अपना वेरिएबल है। तो x अपने पास वेरिएबल है, तो आप यहां पे x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो, तो वही कर रहे हो आप। तो यहां पे अपने पास आ जाएगा 2x और प्लस 1/2 अंडर रूट h2 स्क्वायर प्लस d-x का होल स्क्वायर, है ना, इंटू 2 टाइम्स ऑफ d-x, और ये x का फिर होगा तो -1 इक्वल टू 0। तो ये सब तो जीरो में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, कट जाएंगे। आपके पास क्या मिलेगा? देखो, आपके पास मिलेगा फाइनली x अपॉन अंडर रूट h1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू d-x अपॉन अंडर रूट h2 स्क्वायर प्लस d-x का होल स्क्वायर। बोलो भाई, ये मिलेगा। और आप देखो यहां से इस ट्रायंगल में आप इसको क्या लिख सकते हो? इसको आप एक्सटेंड कर रहे हो तो आप इसको क्या लिख सकते हो? यहां से
ये आप इसे क्या लिख सकते हो, देखो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में इसे क्या लिख सकते हो, इसे आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा 1, इसे आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा 1, इसे लिख सकते हो साइन थीटा 1, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा 2। और आप बोल सकते हो कि थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। तो एक तरीके से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव कर रहे हो कि नहीं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का एक पॉइंट प्रूव कर रहे हो कि नहीं। क्लियर है, क्लियर है ना बच्चों। तो जब यहां पर ये इसका मतलब थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 हुआ, तो आप यहां से ये प्रूव कर पा रहे हो कि मिनिमम टाइम में जो हमने माना, मिनिमम टाइम को अगर फॉलो कर रहा है तो लाइट अपने सारे प्रिंसिपल, सारे अपने लॉ को फॉलो कर रहा है। अब ये बात अगर आप जानते हो तो ये जो मैथ से, ये काम जो आपने मैथ से किया है, ये आपने रीजनिंग से कर सकते हो इसी फॉर्मेट से। कैसे, देखो मान लीजिए हमारे पास एक पैराबोलिक मिरर है, मान लीजिए हमारे पास एक पैराबोलिक मिरर है, ठीक है, ये पैराबोलिक मिरर है, ये इसकी एक्सिस है, ये इसकी एक्सिस है, ठीक है, और ये इसका डायरेक्ट्रिक्स है। कोई लाइट रे मान लो अगर आ रही है, एक लाइट रे जो पैरेलल आ रही है, इसको हम कन्वर्ज कराएंगे, जैसे आप बता रहे हो कि भाई यहां पे कन्वर्ज कराएंगे इसके फोकस पे। ये हमें अब दूसरी एक लाइट रे लेता हूं जो कि कैसे भी हो सकती है, मतलब पैरेलल वाली ही प्रूफ करनी है ना, तो लेंगे तो पैरेलल ही, सारी लाइट रे हमारी ऐसी होनी चाहिए जो पैरेलल हो, उन्हीं का प्रूफ करना है। तो पी पॉइंट से कोई भी लाइट रे मैंने एक लिया, यहां से कोई पी पॉइंट है या सोर्स होगा, मान लो अब एक लाइट रे मैं ऐसे ले लेता हूं विदाउट, ठीक है, और इसको भी यहां पे कन्वर्ज करा रहा हूं। तो रीजनिंग के साथ आप फॉर्मेट लगा के कैसे इसको कर सकते हो, देखो एक लाइट रे ऐसे आई और ये यहां पे गई फोकस पे, दूसरी लाइट रे ये आ रही है और ये ऐसे जा रही है। ये जो एंगल है बहुत स्मॉल है, ऐसा मैं मान रहा हूं कि मैंने कोई जनरल लिया, वो पैरेलल नहीं लिया, थोड़ा सा जनरल लिया। हाँ, मिनिमा आया, कैसे पता चला, आप उसको सेकेंड डेरिवेटिव चेक कर लो मेरे भाई, ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव चेक करो, आपको नेगेटिव जो है और पॉजिटिव, आप सेकेंड डेरिवेटिव चेक करके देखिए, वो पॉजिटिव मिलेगा तो मिनिमा होगा उस क्रिटिकल पॉइंट पे, ये तो आपको पता है, उस पर हम जाते नहीं है फिजिक्स में, वो अलग बात है। तो यहां पे अगर आपके पास कोई भी पी पॉइंट है, यहां से दो लाइट रे मैंने चूज करी, ध्यान दीजिएगा। अब इसके लिए यहां पे अपने पास इसको कोई सोर्स ले लेते हैं, यहां पे कोई P ले लूं और ये Q ले लिया, ठीक है। अब P से यहां पे डायरेक्ट्रिक्स पे मैं यहां पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं दोनों जगह से। क्यों कर रहा हूं उसका रीजन अभी बताता हूं, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब ये बात तो डायरेक्ट्रिक्स पे आप सभी बच्चों को पता है कि पैराबोला की डेफिनेशन, कोनिक सेक्शन तो सभी ने पढ़ा ही होगा, इतना तो सबको पता है। मान लो ये आप इसे कुछ सोर्स एस ले लेते हो, ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि जो एस पी प्लस पी एफ, यही डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है, तो हमें एस पी और पी एफ डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है, या एस क्यू प्लस क्यू एफ डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो फॉर डिस्टेंस एस क्यू एफ टू बी मिनिमम, for distance SQF to be minimum, क्या मिनिमम होना चाहिए,
एस क्यू प्लस क्यू एफ, यही तो है एस क्यू एफ, है ना। ये मिनिमम होना चाहिए, ये दोनों मिनिमम हो। अब आपको पता है कि बाई डायरेक्ट्रिक्स से कि ये जो डिस्टेंस होगी, इसको कुछ लेना पड़ेगा, क्यू डैश ले लें और इसको पी डैश ले लें। तो क्यू एफ इज इक्वल टू क्यू क्यू डैश, क्यू एफ इज इक्वल टू क्यू क्यू डैश। ये तो बाय डेफिनेशन ऑफ कोनिक सेक्शन आपको पता है। पैरेलल रे लेना था, अरे मेरे भाई पैरेलल रे पहले ही क्यों ले लेंगे, अभी आप सुनते जाओ पहले फिर बताना आप अपना। तो यहां पे मैंने जो ये रे लिया है, ठीक है, कोई जनरल रे लिया है, इसको हम प्रूफ करेंगे कि ये पैरेलल होगी तभी मिनिमम होगी। थोड़ा ज्योमेट्री समझो जो 10th में करते थे। तो यहां पे ये अपने पास आएगा, मैंने बोला कि ये जो क्यू क्यू डैश है वो क्यू एफ के बराबर होगा। कोनिक सेक्शन की डिफिनेशन पता है कि डायरेक्ट्रिक्स से, है ना, कोई यहां पे आपने कोई पी पॉइंट लिया हुआ है तो किसी फिक्स पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स की जो डिस्टेंस है वो आपके पास सेम होती है पैराबोला के लिए। तो ये चीज आपने यहां पे क्यू एफ इक्वल टू क्यू क्यू डैश बोला बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। ये बोल सकते हो कि नहीं। तो यहां मुझे बताओ कि एक्स एस क्यू, क्यू एफ को मैं लिख सकता हूं, क्यू एफ को लिख सकता हूं क्यू क्यू डैश। और इसी तरीके से मुझे ये बताओ कि जो पी एफ होगा उसको मैं लिख सकता हूं पीपी डैश, है ना। पीएफ को लिख सकता हूं पीपी डैश, पीएफ को लिख सकता हूं पीपी डैश, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से कि ये एस क्यू एफ है। अब हमें इसको मिनिमाइज करना है, मतलब ये मिनिमम होना चाहिए तो ये भी मिनिमम होना चाहिए और ये भी मिनिमम होना चाहिए, यही तो मतलब है। अब ध्यान से सुनो, जो अपना क्यू क्यू डैश है ये मिनिमम कब होगा, ये जो अपने पास है एस क्यू प्लस क्यू क्यू डैश है ये मिनिमम कब होगा, क्यू क्यू डैश अपना मिनिमम कब होगा। ये मुझे बताओ कि ये यहां से लेके ये जो लाइन है एस पी प्लस पी एफ इज सेम एज एस पी प्लस पी पी डैश, ठीक है। जिसको समझ में आएगा उसी को मजा आएगा। एस पी प्लस पी पी डैश, है ना, यही होगा ना पूरी लाइन। ये मिनिमम लाइन क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। तो स्ट्रेट लाइन आपने क्या देखा है, एस पी पी डैश, ये मिनिमम है। तो इसको मिनिमाइज होने के लिए क्या कंडीशन मिल रही कि ये क्यू जो है, ये क्यू जो है अपना पी पे ही कोइंसाइड करना चाहिए। ये क्यू जो है अगर इसको फोकस पे आना है तो ये क्यू जो है क्यू पी को ही कोइंसाइड करना चाहिए, मानते हैं कि नहीं। क्यू जो है अपना पी पे कोइंसाइड करना चाहिए, ठीक है। तो अपने पास जो है ये स्ट्रेट लाइन पूरा जो होगा एस पी प्लस पी एफ मिनिमम होगा या एस पी पी एफ जो है पीपी डैश के बराबर है। तो वही चीज आपको बोला जा रहा है कि क्यू, ये एस क्यू एफ मिनिमम तभी होगा जब क्यू पी पे कोइंसाइड करे, मानते हो कि नहीं। तो फॉर एस क्यू एफ मिनिमम, यहां से आप देख रहे हो ना कि क्यू क्यू डैश मिनिमम होना चाहिए और क्यू क्यू डैश को आपको मिनिमम करने के लिए ये चीज अगर यहां आ जाए तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। मतलब ये लाइन जो है ये फोकस पे आने के लिए इसको पी पर ही होना पड़ेगा, फोकस पे आने के लिए इसको पी पर ही होना पड़ेगा। ये समझ पा रहे हैं कि नहीं, पहले ये बताइए। तो यहां पे आपने देखा कि फॉर एस क्यू एफ मिनिमम क्यू शुड लाई ऑन द लाइन एस पी पी डैश। तो इसको एस पी पी डैश पे लाई करना चाहिए, तभी ये स्ट्रेट लाइन बनेगा और तभी ये मिनिमम होगा। बिल्कुल स्ट्रेट होगी तभी मिनिमम होगा। और हमने बोला कि कोई, मैंने ये जनरल मान लिया, पहले मैंने जनरल मान लिया लेकिन इसको फोकस पे ही कराया है। तो फोकस पे कराया है और हमें ये मिनिमम फर्मेट प्रिंसिपल को फॉलो करेगी, मतलब मिनिमम होना चाहिए पाथ लेंथ। तो मिनिमम पाथ लेंथ के लिए क्यू को पी के बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि ये एस पी, ये डिस्टेंस
और ये डिस्टेंस बराबर है, तो इसको यहां से ये मिनिमम होने के लिए, मतलब ये पूरा मिनिमम हो, यही सबसे स्ट्रेट लाइन ये मिनिमम हो, तो सारी लाइट रे जो यहां पर होगी वो वही होगी जो यहां पे हमने दो अलग अलग कंडीशन लिया, तो ये देखा कि इसको मिनिमाइज होने के लिए क्यू को पी पे ही कोइंसाइड करना पड़ेगा, क्यू को पी पर ही कोइंसाइड करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, तो ये फर्मेट प्रिंसिपल से भी आप इसको बता सकते थे, मेरा ये कहना था, जो मैंने अभी आपको मैथ से प्रूफ किया था कि पैराबोला में ऐसा होता है कि हमेशा लाइट रे फोकस पे जो पैरेलल है एक्सिस के, वो फोकस पे पास होंगी। चलिए, ये तो आप सीख गए। नेक्स्ट बात करते हैं फिर मिरर फॉर्मूले की, जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मिरर फॉर्मूला में एजम्पशन क्या है, किस एजम्पशन पे करेंगे, अब सभी को क्लियर ही होगा। पैरेक्सियल रे के लिए करेंगे, ये जो फॉर्मूला वैलिड है वो पैरेक्सियल रेज के लिए है। एजम्पशन अपना यही है, फॉर पैरेक्सियल रेज। बता चुका हूं पैरेक्सियल रेज क्या है ना, लाइट रे वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट फॉर पैरेक्सियल रेज होगा, और इसमें क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस वेरी स्मॉल होगा। तो मान लो हमारे पास एक मिरर है, कोई भी मिरर के लिए ट्रू है, मैं कोई भी ले लेता हूं, मान लो ये मिरर है हमारे पास, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो कहीं यहां पर है, लाइट रे अपनी आ रही है ऑब्जेक्ट से, कि मान लो अपने पास ऑब्जेक्ट है, तो लाइट रे जो है यहां से लाइट रे मान लो यहां से आ रही है ऑब्जेक्ट से, और वो यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, कहीं पे रिफ्लेक्ट होके यहां पे इमेज बना रही है, और ये रिफ्लेक्ट होगी किसके अबाउट, अपने नॉर्मल के अबाउट। तो अपने नॉर्मल के अबाउट ये इसका नॉर्मल होगा, और स्फेयर में सबको पता है कि नॉर्मल कहां से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये सी हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया, है ना। तो ये एंगल आपको पता है कि ये एंगल जो होगा ये दोनों थीटा थीटा ही होंगे या आई आई होंगे, जो भी बोल लो, ठीक है। तो ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, यहां पे कहीं पे इमेज बन रहा है। अरे कल ही तो बताया था भाई कि जो हमने पैरेक्सियल अगर नहीं होगी तो उसका रीजन बताया था आपको कि वो रेज जो है वहां पे क्या होगा, पैरेक्सियल अगर नहीं होंगी तो आपको मैंने स्फेरिकल एब्रेशन की कहानी बताई थी। इमेजेस जो है आपको ब्लर दिखेंगे, इनफैक्ट नहीं भी दिख सकते हैं इमेजेस, क्योंकि सारी रे एक जगह पे नहीं आ पाएंगी। तो पैरेक्सियल में आपको ये प्रॉब्लम होगी, इसीलिए हम जो भी करते हैं वो पैरेक्सियल रेज के लिए करते हैं। डेली लाइफ में आपको बताया था कि उसको हटाने के लिए पैराबोलिक मिरर यूज करते हैं। तो यहां पे अपने पास जो वैल्यू आएगी, देखिए कुछ एंगल ले लेते हैं, हमें नहीं पता ना ये कौन कौन से एंगल से जा रही है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल है, मान लेते हैं ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, और ये एंगल गामा है। और यहां पे एक और एजम्पशन जो आपको बताया था, जो आपके काम आएगा, कि यहां पे जो अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो अगर ये पोल है और ये पी डैश है, तो आप सभी को पता है कि ये पी पी डैश अपना बहुत ही स्मॉल होता है, पी डैश आपका बहुत ही स्मॉल होता है। ये क्लियर है? एक रे से इमेज कैसे बनेगी, बिल्कुल सही बात है। अरे मेरे भाई इतना तो समझ ही रहो कि दूसरी रे जो है, डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए नहीं बना रहा हूं। दूसरी रे आप नॉर्मल ले लो, काहे परेशान हो रहे हो दादा।
दूसरी ले, ये हमको भी पता है कि एक रे से इमेज नहीं बनेगा, वो अंडरस्टूड होता है, आगे भी अंडरस्टूड होगा कि एक जो है हमने क्या लिया, नॉर्मल इंसिडेंस कराया पोल पे, ठीक है। तो नॉर्मल इंसिडेंस, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग कराया, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग कराऊंगा तो ये पूरा जो स्फेयर है इसके लिए यही नॉर्मल है, तो यही नॉर्मल है, तो यही जो है रिटर्न बैक कर जाएगी। अब खुश हो भाई, ये इधर से आएगी, इधर जाएगी, एक इधर से आएगी, यहां पे आके इमेज बनाएगी। अब खुश हो गए भाई, मेरा दुखी हो रहा था, ठीक है, अब खुश हो जाएगा। तो यहां पे ये दो रे हमने लिया और यहां से आपने बना लिया। जितना आपको सिंपल वे से बता दूं वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा ना, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, ये जो ट्रायंगल आपके पास दिख रहा है इसमें आप सीधे सीधे ये पता है कि डिस्टेंस फ्रॉम पी, ये जंक्शन में बता चुका हूं कि डिस्टेंस फ्रॉम पी डैश इज सेम एज डिस्टेंस फ्रॉम पी। स्मॉल अपर्चर लेते हैं ना, अपर्चर बहुत स्मॉल लेते हैं, तो डिस्टेंस फ्रॉम पी डैश इज सेम एज फ्रॉम पी, ठीक है भाई। तो बस अब कर लो यहां से, इसको कुछ भी एंगल मान लो, tan अल्फा tan बीटा, और अल्फा बीटा बहुत स्मॉल होंगे ये भी आपको पता है। तो tan अल्फा को आप क्या लिख सकते हो, कुछ आप इसे h ले लीजिए, और ये डिस्टेंस जो है जो यहां से p डैश से होगा वही डिस्टेंस मैं यहां से लेता जा रहा हूं, इसमें टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख रहा हूं। ये डिस्टेंस जो p डैश से होगा वो p से लिख रहा हूं, ये क्लियर है। तो ये अपने पास जैसे u हो जाएगा, ये ये v हो जाएगा, ये u हो जाएगा, और ये अपना r हो जाएगा। तो ये अपने पास v, ये u, ये r, क्लियर है भाई। तो यही डिस्टेंस आप यहां से भी लेंगे, मतलब p डैश आई इज tan अल्फा अगर लिखना चाहोगे तो h अपॉन क्या लिखोगे, OP डैश, h अपॉन OP डैश, h अपॉन OP डैश, h अपॉन OP डैश, और इसको और क्या लिख सकते हो, h अपॉन OP, है ना, दैट इज h अपॉन U। इसी तरीके से tan बीटा आप लिख सकते हो h अपॉन CP डैश, या h अपॉन CP, दोनों बराबर होंगे, दैट इज इक्वल टू h अपॉन V, h अपॉन R, tan गामा, एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा, ये बीटा और ये गामा। ये कई बार अब आप करते ही जाओगे, पूरे ऑप्टिक्स में ही करोगे, tan अल्फा tan बीटा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत स्मॉल होगा तो ये आपके पास ये होगा, ऐसा पैरेक्सियल के लिए कर पा रहे हैं। तो h अपॉन अपने पास tan गामा हो जाएगा p डैश आई, या फिर h अपॉन पी आई, इसको आप लिख सकते हो h अपॉन v, ठीक है भाई। अब अल्फा बीटा गामा में एक रिलेशन निकाल लो, इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल चूज करो, इन ट्रायंगल ACO, इसकी वैल्यू नहीं दी है तो इसको A ले लो, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ACO, इन ट्रायंगल ACO क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इसमें tan बीटा, मतलब बीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा, और इन ट्रायंगल AIC गामा इज इक्वल टू थीटा प्लस बीटा। तो यहां से अब आप थीटा बीटा में रिलेशन निकाल सकते हो ना, इन दोनों से, इन दोनों से आपको क्या मिलेगा, बीटा, थीटा की वैल्यू गामा माइनस बीटा यहां पुट कर दो, थीटा की वैल्यू, तो बीटा इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा प्लस अल्फा। तो यहां से अपने पास मिल जाएगा 2 बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस अल्फा, और यहां पे वैल्यू पुट कर दो, तो 2 h बाई आर
इज इक्वल टू गामा इज योर h बाई v प्लस h बाई u। तो फाइनली आपको ये रिलेशन मिलता है 2 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। और आपने पैरेक्सियल के लिए F इक्वल टू आर बाई टू प्रूफ किया हुआ है ना, F इक्वल टू आर बाई टू प्रूफ किया हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हो 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। ये बचपन का रिलेशन जो आप पहले से जानते हो। ये उन बच्चों के लिए किया गया जो बोर्ड देंगे। क्लियर है बच्चों? तो यहां पे 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, ये क्लियर है सभी को? तो यहां से जो है आपको मिरर फॉर्मूला प्रूव होता है और इसका एजम्पशन भी आपको पता है। तो फाइनली मिरर फॉर्मूला हमारे पास ये आया, वन बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि मैं आपको ये बोलूंगा कि इसको आप कभी भी अननोन आपको निकालना होगा। अरे और भी बच्चे हैं, 12th वाले बच्चे भी पढ़ रहे हैं भाई, उनके लिए बोला जा रहा है, उनको आएगा ये डेरिवेशन। तुम तो मौज करो, तुमने तो पार कर लिया है बोर्ड, तुम्हें डेरिवेशन से मतलब नहीं है। ऑप्टिक्स के डेरिवेशन आपको बहुत कुछ नहीं सिखाएगी, ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट से भी आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। तो 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, वो अभी साइन कन्वेंशन से बताऊंगा, ठीक है। साइन कन्वेंशन जान लीजिए, इसमें क्या यूज करना है तुम्हें, वो अभी लगाया नहीं है, ठीक है। साइन कन्वेंशन में भी बच्चे बहुत डोलते हैं, साइन कन्वेंशन में भी बच्चे बहुत डोलते हैं। आपको मैं जो साइन कन्वेंशन बता रहा हूं, बस एक ही चीज का ध्यान रखिएगा कि दो बातें बस बताऊंगा, अगर ये ध्यान रहेगा तो कभी गलत नहीं होगा। ऑल द डिस्टेंसेस, ये अभी के लिए नहीं है, ये ऐसा नहीं कि ये इस पर्टिकुलर मिरर के लिए, ये ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर मिरर के लिए बता रहा हूं रिफ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसमें जो है आपको फिक्स है, वो फिक्स है, आप हर जितने भी ऑप्टिक्स पढ़ोगे उसमें यही साइन कन्वेंशन चलेगा, ठीक है। तो ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम पोल, ये जान लीजिए आप। दूसरा है डिस्टेंसेस मेजर्ड along the incident ray, है ना, distances measured along the incident ray taken as positive and opposite to incident ray measured opposite to incident ray taken as negative, बस, ठीक है। डिस्टेंसेस measured above the principal axis taken as positive and below the principal axis taken as negative। ये तो मतलब नॉर्मल वाला ही है, वाई कोऑर्डिनेट वाला, ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे नेगेटिव। नहीं भाई, मिरर और लेंस में कोई अलग कन्वेंशन नहीं है, आप पढ़ के आए होगे अलग बात है, मुझसे आप सेम ही पढ़ोगे।
ठीक है, तो ऑल द डिस्टेंसेज मेजर्ड फ्रॉम पोल, डिस्टेंसेज मेजर्ड अलोंग द इंसिडेंट रे टेकन एज पॉजिटिव एंड डिस्टेंसेज मेजर्ड अपोजिट टू इंसिडेंट रे टेकन एज नेगेटिव। भाई जो मैंने आपको डेरिवेशन तुषार भाई दिया हुआ है वो कॉन्वेक्स कॉन्केव सभी के लिए ट्रू है। ठीक है, मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए लिया है। आप अगर इतनी भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो कि यही काम, अगर आप इतनी भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो कि आप यही काम यहां के लिए करो, ऐसे ये डॉटेड करके यहां पे इमेज बनाओ, तो मतलब फिर बर्बादी ही है ना। फिर तो यहां पे एक नॉर्मल ऐसा हो जाएगा, है ना, ये आपका अल्फा, ये बीटा, ये गामा, मतलब आप इतनी भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो कि आप कॉन्वेक्स के लिए कर पाओ, उल्टी डायरेक्शन में इमेज होगा। बताओ आप, तो आप आईटीएन बनने का सपना कैसे देख रहे हो भाई? इतनी स्पून फीडिंग कराई जा रही है, इतनी स्पून फीडिंग कराई जा रही है आपको, इसीलिए ये हालत है। डिस्टेंसेज मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज पॉजिटिव एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज नेगेटिव। ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो कंफ्यूजन होगा क्वेश्चन के थ्रू आपका क्लियर होगा। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू क्लियर होगा। यहां बच्चे कहां फंसते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन में फंसते हैं। वो ये क्या सोचते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि एक का इमेज दूसरे के लिए सोर्स का काम करता है, बट वो जो इमेज है, ध्यान से सुनिएगा, एक का रिफ्लेक्शन हुआ, एक का इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, बट वो जो ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल होगा। तो बच्चे क्या करते हैं, उसको ऑब्जेक्ट मान के इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पलट देते हैं। बच्चे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पलट देते हैं, वो बहुत बड़ी गलती है। आपको हमेशा देखना है कि इंसिडेंट रे जो है रियल होनी चाहिए, रियल ऑब्जेक्ट से आनी चाहिए इंसिडेंट रे। ऐसा ना हो कि वो वर्चुअल से आप मान के अपनी डायरेक्शन पलट दे रहे हो। ठीक है, जैसे कि मान लो, चलिए मल्टीपल अभी क्वेश्चन में करेंगे, पहले ये ध्यान रखिएगा। जैसे यहां के लिए अब आप इजीली बता सकते हो कि डायरेक्शंस क्या होंगी कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए। ठीक है, और आपको इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि पुट नोन क्वांटिटीज विथ साइन। अभी क्वेश्चन के क्लियर होगा, पुट नोन क्वांटिटीज विथ साइन। अननोन अपने आप विथ साइन आएगा। अननोन क्वांटिटी अपने आप साइन के साथ आएगा, पहली बात ये जान लो। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो जैसे इसी में अब मैग्निफिकेशन एक पहले देख लें। मैग्निफिकेशन जो अपने पास होगा उसको आप डिफाइन करते हो, 2 टाइप का मैग्निफिकेशन है, एक लीनियर मैग्निफिकेशन और एक लॉन्गिट्यूडनल। इसमें मैग्निफिकेशन आप डिफाइन करते हो लीनियर और एक लॉन्गिट्यूडनल। लीनियर मैग्निफिकेशन के और भी नाम है, इसको आप बोलते हो लीनियर मैग्निफिकेशन, इसके 2 नाम और हैं, और इसको ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, इसका एक नाम और है लेटरल मैग्निफिकेशन। तो ये 3 नाम से जाना जाता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ भी आ सकता है, नाम में परेशान मत होइएगा। ठीक है, इंसिडेंट रे वर्चुअल सोर्स से नहीं होगी, अभी आपको पता चल जाएगा। अभी एक क्वेश्चन लूंगा तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन का। दूसरा अपने पास है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन।
आप खुद सोचो कि इंसिडेंट रे वहां पे कोई सोर्स है क्या? वो वर्चुअल नाम है, फिर भी आप पूछ रहे हो। ये होगा आपका लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन डिफाइन कैसे होता है? ये डिफाइन होता है, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज। और ये ऐसा नहीं कि मैं केवल मिरर के लिए कर रहा हूं, ये ट्रू फॉर ऑल है। हाइट ऑफ इमेज ये जनरल मैं कर रहा हूं अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए, दैट इज HO। ठीक है, ये जनरल है, मतलब किसी के लिए। आगे आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ेंगे, सभी के लिए है, मिरर के लिए नहीं है। ये जनरल है, ये इन जनरल है, ये इन जनरल, यही डिफाइन होता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि मिरर के लिए अभी हम प्रूफ करेंगे। फॉर मिरर ये जो रेशियो है HI अपॉन HO का, सभी के लिए रेशियो अलग अलग होगा। लेंस के लिए अलग होगा, मिरर के लिए अलग होगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, सबके लिए रेशियो अलग अलग होगा। ठीक है, लेकिन ये रेशियो को ही हम ट्रांसवर्स या लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। फॉर मिरर के लिए जो रेशियो आता है वो आता है -V/U। ठीक है, इसको हम बहुत आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं, अभी बता दूंगा। -V/U। ठीक है, इसमें भी आप ध्यान रखिएगा कि चार चीजें हैं, चार में तीन चीजें जो होंगी वो साइन के साथ पुट करिएगा। चार चीजें में जो तीन चीजें होंगी विद साइन के साथ पुट करिएगा। अननोन क्वांटिटी अपने आप साइन के साथ मिलेगा। क्लियर है? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को कहते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं इसको आप डिफाइन करते हैं ml। इसको मैं ml बोल दे रहा हूं, है ना, कि कंफ्यूजन ना हो। M फॉर ट्रांसवर्स, ml फॉर लॉन्गिट्यूडनल। तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा? एरियल एंड वेलोसिटी मैग्निफिकेशन। ये कुछ भी लोग बनाते रहते हैं भाई, बेसिक यही मैग्निफिकेशन है, एरियल और मैग्निफिकेशन। आप एरिया में लेंथ, ठीक है, आप एक कोई ऐसा, यही सब फर्जीवाड़ा करते हैं लोग अपने आप को चमकाने के लिए, कुछ ऐसा नहीं होता। ये देखिए, एरियल जो आप बोल रहे हैं ये है, ऐसा है, तो ये भी यहां का मैग्निफिकेशन निकलेगा, इसका मैग्निफिकेशन, और ये लॉन्गिट्यूडनल। तो ये लॉन्गिट्यूडनल और ये ml और ये m ट्रांसवर्स, ये अभी भी दो ही हुए हैं। एरियल नाम का चीज कुछ नहीं है। आप इसको जब निकालोगे तो इसका यहां से ट्रांसवर्स का और ये लॉन्गिट्यूडनल का निकालकर एरिया का आप गुणा करोगे, उसी को एरियल कह दिया है अपने आप को चमकाने के लिए। जहां भी आप पढ़े होगे लोग यही सब करते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब यही मैग्निफिकेशन है, स्टैंडर्ड यही दो मैग्निफिकेशन है। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में आप क्या बोलोगे? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में आप बोलोगे लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको कैसे निकालेंगे अभी देखेंगे, अभी मैंने आपको जनरल बस बताया है। ठीक है, चलिए अब जैसे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है, इसको कोई बच्चा प्रूव करना चाहता है, बहुत आसानी से प्रूव कर सकता है ट्रांसवर्स का कोई एक बेसिक रे डायग्राम से। कोई भी अगर आप बेसिक रे डायग्राम से प्रूव करना चाहोगे तो आप आसानी से प्रूव कर सकते हो। देखो, मान लो मैंने एक लाइट रे ली है, ये अपना कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड सी है, वो ऑब्जेक्ट अपना बियॉन्ड सी है। ठीक है, तो यहां से लाइट रे निकलेगी पैरेलल। भाई ये रूल्स तो सबको पता होगा कि लाइट रे यहां से जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से पास करेगी, ये पता है या ये भी बताऊं? दो तीन बेसिक रूल होते हैं रे डायग्राम के। लाइट रे जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से पास करेगी, ये तो पता है सभी को। और जो पोल से जाएगी
वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि पोल, ये पोल प्रिंसिपल एक्सिस उसका पोल पर नॉर्मल होगा। तो हमारी जो इमेज बनेगी, हमारी इमेज यहां बनेगी, इसको आप O बोलोगे, इसको I बोलोगे, है ना। और मान लीजिए ये C था और ये अपना F था, तो C और F के बीच में, अभी लोकेशन भी आपको, हाँ होमवर्क दिया था, पता नहीं कितने लोग पढ़ के आए, ठीक है, कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहां पे होगा तो इमेज कहां बनेगा, वो बहुत जरूरी है। मैं आप पे विश्वास नहीं करूंगा, मैं अभी ब्रीफ कर देता हूं, हालांकि ये बहुत बच्चों को पता होगा कि यहां से लाइट रे आई और ये ऐसे गई, ये लाइट ऐसे आई और ऐसे गई, ठीक है। ये क्यों ऐसे जाएगी पोल वाली, ये तो सबको पता है। यहीं पे मैं आपको दो रूल समझा देता हूं। लाइट रे जो पैरेलल आएगी फोकस से पास होगी, ये तो अभी आपने प्रूव ही किया है 2 लेक्चर में। एक लाइट रे जो पोल पे है वो यहां से पास होगी, क्यों? क्योंकि ये अगर सर्कल बनाते हो तो डायमीटर है, ये नॉर्मल ही तो है, तो नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज द रीजन। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सभी ने पढ़ लिया, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग। तो यहां पे अपने पास क्या हो जाएगा, एक मैं कंस्ट्रक्शन कर दे रहा हूं, वो कंस्ट्रक्शन ये है कि यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहा हूं, ठीक है, और ये P डैश बोल दे रहा हूं। तो जो डिस्टेंस P डैश से होगी वही इससे, 2 ट्रायंगल चूज कर लीजिए। अब इसमें बस इसको आप AB मान लीजिए, OA मान लीजिए, ये OA डैश मान लीजिए, OA का ये इमेज है, ठीक है। तो 2 ट्रायंगल आपको दिख रहा है कि ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ये 90 डिग्री तो ये भी 90, तो इसको आप सिमिलर बोल सकते हो, है ना। तो इन ट्रायंगल, ये उन बच्चों के लिए किया जा रहा है जिनको बोर्ड देना है भाई, AOP। बाकी इस डेरिवेशन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं छुपा हुआ है। A डैश P डैश I, A डैश P डैश I, ये दोनों सिमिलर हैं, तो आप इसको यहां से बता सकते हो कि जैसे ये HO है, ये HI है, और ये डिस्टेंस अपना यहां से, ये डिस्टेंस अपना यहां से क्या बोलोगे, V है, और ये डिस्टेंस यहां से U है, तो ये V है, ये U है ना। तो आप क्या बोल सकते हो, दोनों सिमिलर हैं, तो HI अपॉन HO, HI अपॉन HO, है ना। ये साइड देखो, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, बेस वाली साइड, परपेंडिकुलर का रेशियो बेस के बराबर प्रोपोर्शनैलिटी कर रहा हूं, तो ये अपने पास हो जाएगा V बाई U, ठीक है। हाँ डेरिवेशन आप नहीं भी लिखो चलेगा, बट ऐसा नहीं है, कुछ डेरिवेशन बता दूंगा, वो आपको ध्यान रखना चाहिए जनरल के लिए। अब इसमें अप्लाई साइन कन्वेंशन, फॉर्मूला को जनरलाइज करने के लिए करते हैं अप्लाई साइन कन्वेंशन, क्योंकि हमने पर्टिकुलर के लिए निकाला है, बट इट इज ट्रू फॉर एवरी केसेस एंड एवरी मिरर। इसको जनरलाइज करने के लिए साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। तो साइन कन्वेंशन अगर आप यूज करोगे तो आपको क्या दिख रहा है, देखिए अब मैं साइन कन्वेंशन यहां से समझा रहा हूं। इंसिडेंट रे आपकी कौन सी है, दिस इज योर इंसिडेंट रे। यहां तो बहुत सिंपल है, सिंगल रिफ्लेक्शन में कभी गलती नहीं होती, इंसिडेंट रे। तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव लिया जाएगा। हमेशा आप डिस्टेंस मेजर करोगे पोल पे बैठ के, पोल से चलोगे इसको मेजर करने के लिए, ठीक है। तो पोल से V को मेजर करो, पोल से U को मेजर करो, आप ऑपोजिट ही ट्रैवल कर रहे होगे। जब आप ऑपोजिट ट्रैवल करोगे तो माइनस लिखा जाएगा, और HO जो है, HO आपका पॉजिटिव है, HI नेगेटिव है, तो माइनस HI माइनस HO, सॉरी प्लस HO इक्वल टू माइनस V माइनस U। ये आपने साइन कन्वेंशन लगा के फॉर्मूला जनरलाइज कराया। ये आपके पास प्लस होगा तो आप HI अपॉन HO का रेशियो आप चाहते हो, यही मैग्निफिकेशन है, तो ये आएगा माइनस V बाई U। बहुत सिंपल है, तो आप इस तरीके से मैग्निफिकेशन बता सकते हो, इट इज माइनस V बाई U, ठीक है। बट इसको आप और दूसरे फॉर्म में भी जान सकते हो। अभी आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा, 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U इक्वल टू 1 अपॉन F, है ना।
तो कभी कभी क्या होता है कि आपको u और f के टर्म्स में मैग्निफिकेशन पूछा जाता है, या फिर v और f के टर्म्स में मैग्निफिकेशन पूछा जाता है, तो वो आप यहां से बता सकते हो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, या v इक्वल टू uf अपॉन u माइनस f। तो अगर आप इसको यहां पुट कर देते हो तो मैग्निफिकेशन u और f के टर्म्स में आपको मिल जाएगा। वो हो जाएगा, v की वैल्यू यहां पुट कर दे रहा हूं, तो माइनस एफ अपॉन यू माइनस एफ। ये मैग्निफिकेशन है, आप माइनस एडजस्ट करना चाहो तो एफ अपॉन एफ माइनस यू। तो आप इसको इस फॉर्म में भी याद रख सकते हैं। कभी कभी केवल फोकस और यू दिया होगा तो ऐसा नहीं है कि आपको ये फॉर्मूला आएगा तभी करोगे, है ना। आप साइन कर मतलब मिरर फॉर्मूला लगाने से बच जाओगे। एक तरीके से एफ और यू दिया होगा तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आपको पहले एफ और यू दिया है तो वी निकाल लेना और वी निकाल के यहां पुट कर देना। ठीक है, बात सेम ही है, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसको जनरलाइज कर सकते हो यू के टर्म्स में। यू को लिख सकते हैं वी यू माइनस एफ अपॉन एफ। तो इन टर्म्स ऑफ एफ और वी क्या आ जाएगा, तो इन टर्म्स ऑफ एफ और वी आप बोल सकते हो मैग्निफिकेशन यू की वैल्यू यहां पुट कर दो। ठीक है, यू की वैल्यू हो जाएगी वी यू माइनस एफ अपॉन एफ, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो माइनस एफ अपॉन यू माइनस एफ। अच्छा, इसको हम चाहते हैं किसके टर्म्स में, v के टर्म्स में ना, तो हमें u हटाना पड़ेगा। तो आप यहां से 1/u को लिख सकते हो 1/f माइनस 1/v। तो u जो होगा वो हो जाएगा vf अपॉन v माइनस एफ। तो इसको जब आप यहां पे पुट करोगे तो मैग्निफिकेशन v और f के टर्म्स में भी आपको मिल जाएगा, वो हो जाएगा माइनस v माइनस एफ अपॉन में वी एफ। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्निफिकेशन आएगा f माइनस वी अपॉन में f। तो ये इसके फॉर्म में भी आप जान लीजिए। ये सब आप नहीं भी याद रखोगे तो आप डिराइव कर सकते हो, आप नहीं भी याद रखोगे तो ये सब इजीली डिराइव कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की बात हो गई। लॉन्गिट्यूडनल की अगर बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल में क्या अप्रोच होना चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन निकालने में आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। देखिए, अगर कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, मान लो ऐसा है, और कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड है, हाइट बहुत निग्लिजिबल है, ठीक है, हाइट बहुत नेग्लिजिबल है। तो मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, अब इसका हमें इमेज जो है बताना है कि इसका इमेज कहां बनेगा। तो आप क्या करोगे, इसको दो पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हो, है ना। इसको अगर आप ए बी बोल रहे हो तो यहां पे एक डॉट होगा विच विल बी ए पॉइंट, और यहां पे एक डॉट होगा। ठीक है, अब इसको आप लोकेट कर सकते हो। ये अपने पास क्या होगा, यूए, ये तो समझ पा रहे हो ना। ये अपने पास क्या होगा, ये अपने पास होगा यूए, ये डिस्टेंस यूए होगी, और पोल से ये डिस्टेंस अपना यूबी होगी। तो ये डिस्टेंस आप बोल सकते हो यूए, ये बोल सकते हो यूबी। और मान लो इसका कहीं पे इमेज बनता है, यहां पे हमें कहीं पे इसका इमेज बनता है, हमें नहीं पता वो कहां बन रहा है। मान लो यहां पे कहीं पे इसका इमेज बनता है, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी दो पॉइंट्स होंगे भाई। ये ए का जो इमेज आया है अपने पास, इधर कहीं ए डैश होगा, और ये अपना बी डैश होगा।
ये जो पॉइंट है ए, उसका कॉरस्पॉन्डिंग इमेज यहां बनेगा, इस बी का कॉरस्पॉन्डिंग इमेज कहीं यहां बनेगा। ये समझ पा रहे हैं? हाँ भाई, साइन कन्वेंशन जो हमने फॉर्मूला में डराइव किया उसको करने के बाद भी आपको साइन देना पड़ेगा फॉर्मूला, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर केस में हुआ है, ये तो किसी पर्टिकुलर केस के लिए क्या है, बट इट इज ट्रू फॉर ऑल केसेस और मिलर। तो आपको हमेशा जो है साइन कन्वेंशन यूज करना है फॉर्मूले में, अननोन को छोड़कर नोन क्वांटिटी को पुट विथ साइन करना है। तो यहां के लिए अब आप बता सकते हो कि यहां पे अपने पास जो आएगा ये VA होगा, VB डैश, और ये अपने पास हो जाएगा कुछ VA डैश। बोलो, तो ये आएगा VA डैश, ये इमेज की पोजीशन है, और ये हो जाएगा अपना VB डैश। तो इसका लेंथ क्या होगा? लेंथ ऑफ इमेज क्या लिखोगे? यहां मॉड लगाऊंगा मैं, क्योंकि हमें लेंथ चाहिए, बस लेंथ चाहिए। तो क्या लिखूंगा मैं? मॉड ऑफ VA डैश माइनस VB डैश। ये तो समझ पा रहे हैं आप लोग? लॉन्गिट्यूडनल बता ही रहा हूं, समझने की कोशिश करिए, समझ जाएंगे, बहुत इजी है। लेंथ ऑफ द इमेज मतलब ये जो आपने इसको खड़ा किया था पहले प्रिंसिपल एक्सिस पे, लिटा दिया प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग। तो प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग जब आपने लिटा दिया तो इसके जो एंड पॉइंट है उसको एक पॉइंट मान लो और उसको लोकेट करो। मिरर फॉर्मूला भी लगा के हम कर सकते हैं ना, ये यूए पता होगा, ये यूए पता होगा, और यहां पे इसका एफ पता होगा, तो हम VA डैश निकाल सकते हैं कि नहीं? हम VA डैश निकाल सकते हैं, 1 अपॉन VA डैश माइनस प्लस 1 अपॉन यूए इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो यहां से हम साइन कन्वेंशन यूज करके और VA डैश निकाल लेंगे। मान लिया मैंने माना कि ये कहीं यहां पर आ गया। इसी तरीके से UB तुम्हें पता होगा, F पता होगा, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग इमेज डिस्टेंस VB डैश भी हम निकाल सकते हैं। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लोगे तो लेंथ ऑफ इमेज मिल जाएगा, और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा, अभी क्वेश्चन में करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो अपने पास होगा, ये जनरल अप्रोच बता रहा हूं, UB माइनस UA। ठीक है, तो अब आपके पास जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है वो होगा VA डैश माइनस VB डैश, इसका रेशियो ले लेना, UB माइनस UA, ये कहा जा रहा है। अगर आपका बहुत स्मॉल होता है, इफ ऑब्जेक्ट लेंथ इज स्मॉल, तो आप इसको ml को dv बाई du भी कर सकते हो। अगर ऑब्जेक्ट लेंथ आपका बहुत स्मॉल है तो आप इसको dv बाई du भी कर सकते हो, इसको आप dv बाई du भी कर सकते हो। और अगर ऐसा होता है तो आपको एक रिलेशन मिल जाएगा दोनों के बीच में, रिलेशन बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। और मिरर के लिए है, जनरल नहीं है, मिरर के केस में कर रहे हैं हम लोग। तो अगर हम ये माने कि वो डिफरेंशियल यूज करें तो आप देखो यहां से क्या होगा। आपने अभी मिरर फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है, और तो डिफरेंशिएट कर दूं अगर मैं, क्योंकि ml अगर डिफरेंशियल देखते हो तो dv बाई du होता है ना। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू u, तो -1 अपॉन वी स्क्वायर dv बाई du -1 अपॉन u स्क्वायर, और du बाई du तो 1 ही हो जाएगा। और ये फोकल लेंथ अपना कांस्टेंट है, तो यहां से आपको मिलता है dv बाई du, यही हमें चाहिए था, ये आपको मिलता है माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। इसको तो आप क्या लिख सकते हो, ml, और इसको ध्यान से देखो तो माइनस वी बाई यू जो है अपना ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन था, तो v बाई यू को
आप -m लिख सकते हो, लेकिन स्क्वायर लेना है हमें, तो ये वही आ जाएगा। तो ml जो होगा वो माइनस टाइम्स ऑफ m स्क्वायर होगा। तो ये रिलेशन भी आपको इंपॉर्टेंट है, कहीं आपको यूज करना पड़ सकता है, ठीक है, कि जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है वो माइनस टाइम्स ऑफ m स्क्वायर होगा। तो ये सब बेसिक फॉर्मूले हैं मिरर के जो मैंने आपको कराए हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चों? तो चलो आज के लिए इतना ही, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, मैं डायरेक्ट कल क्वेश्चन पे आऊंगा। आप ये करके आएंगे कि लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ये आपका होमवर्क है जिन्होंने नहीं किया, क्योंकि फिर नहीं तो दिक्कत होगी। लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज नहीं तो बताइएगा तो मैं कराऊंगा। लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन केस ऑफ मिरर, दोनों मिरर के लिए विथ रे डायग्राम। ये थोड़ा सा पढ़ के आ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपको फिर चमकेगा नहीं, क्वेश्चन में जो हिंट दिया होगा वो चमकेगा नहीं फिर, ठीक है। ऑप्टिक्स के लिए देखो क्वेश्चन जो है अभी करा लेने दो, उसके बाद आप ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस जो है थोड़े बहुत एससीवी से कर सकते हो, और बाकी आपको डीपीपी दी जाएगी और अपना मॉड्यूल है, या आपके पास कोई बुक होगा या कोचिंग का मटेरियल और होगा तो आप उससे कर सकते हो। कौन है ये? स्वास्तिक भाई कह रहा है टेबल भेजवा देना बस। सब उसको रेडीमेड चाहिए भाई को, ठीक है। चलो फिर देखेंगे, कल मैं ब्रीफ भी कर दूंगा, ठीक है बच्चों। चलो मिलते हैं फिर कल।